असली अपराध के सबसे परेशान करने वाले मामले वहीं शुरू होते हैं जहां लगता है वे खत्म हुए। शुरुआत में आप साफ समय रेखा, संदिग्ध या मकसद खोजते हैं, लेकिन फिर कहानी मोड़ लेती है और छुपे डरावने सच सामने आते हैं। नंबर 10। 2006 में कैरोलाइन वॉटसन और जूलियन बुचवाल्ड एक दूसरे से पूरी तरह प्यार में थे। 2 साल बाद वे शादी की योजना बना रहे थे। 2008 की शुरुआत में दोनों ने उसी चर्च के स्थानीय पादरी से बात की जिसने उन्हें मिलवाया था। वे अपना बाकी जीवन एक साथ बिताने के लिए तैयार थे। उस समय कैरोलाइन चर्चिल ऑस्ट्रेलिया में जूलियन के छोटे शहर बजगरी के पास रह रही थी। इसी शहर से जूलियन 4 मार्च 2008 की सुबह अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाने के लिए निकले थे। उन्होंने पिकनिक लंच करने की योजना बनाई थी, जैसा कि वे अक्सर किया करते थे। कैरोलाइन को लेने के बाद दोनों जूलियन के माता पिता के 1200 एकड़ के फार्म पर गए और यात्रा के लिए सामान जुटाया। उस युवक ने मां से कहा कि वे 3 बजे तक लौटेंगे। वे जिस जगह जा रहे थे वो फार्म की जमीन पर झरने के पास थी। ड्राइव सामान्य थी जब तक उन्हें एक जानवर का शव नहीं दिखा। जूलियन उस दृश्य को देखकर जिज्ञासु और मोहित हो गया और उसने कार रोक दी। अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि वो ज्यादा देर नहीं लगाएगा। हालांकि कई मिनट बीत गए, जिससे कैरोलिन को कार से बाहर निकलकर जूलियन के पीछे जाने का विचार आया ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि वो ठीक है। फैसला लेने से पहले युवती ने रियर व्यू मिरर में देखा कि काले कपड़े और नकाब पहने एक अनजान व्यक्ति पैसेंजर साइड के दरवाजे की ओर बढ़ रहा है। कैरोलाइन समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। अजनबी ने उसे कार से घसीटा, मुंह पर डक्ट टेप लगाई, बांधा और पिछली सीट पर फेंक दिया। कई घंटे बीत गए जब तक कि वाहन आखिरकार रुका और पीड़िता को घसीटकर बाहर निकाला गया और जमीन पर छोड़ दिया गया। फार्म पर जूलियन के माता पिता चिंतित थे। उनके बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड का ना होना असामान्य था। आखिरकार जूलियन की मां ड्राइववे पर टहलने लगी। दोपहर को उन्होंने गेट में फंसी चीज देखी। वही चिट्ठी थी जो अपहरणकर्ताओं की ओर से आई हुई लग रही थी। संदेश से लगा जूलियन के परिवार हमलावरों को जानते थे, क्योंकि उसमें था, तुम हमें अकेला नहीं छोड़ सकते थे और इलाके में काम पूरा होने पर तुम्हें वे वापस मिलेंगे। नोट में परिवार को पुलिस से संपर्क न करने के लिए धमकाया गया था और उन्होंने पुलिस से संपर्क नहीं किया। अगले कई घंटों तक व्यापक खोजबीन की गई, लेकिन लापता दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। पूरे 1 हफ्ते बाद ही पुलिस को कुछ खबर मिली। कैरोलाइन और जूलियन बजरी से करीब 200 किलोमीटर दूर मिले थे। वे अल्पाइन नेशनल पार्क के पास सड़क पर आ गए थे। वे बुरी हालत में थे, धूप से झुलसे, छालों और चोटों के साथ, लेकिन कम से कम जिंदा थे। दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां कैरोलिन ने पूरी जानकारी दी। कैसे उसे गाड़ी से घसीटकर बाहर निकाला गया, बांधा गया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और डक्ट टेप लगाया गया। उसे केवल उसके साथी जूलियन ने आजाद किया, जिसने कहा कि उसने खुद को रस्सियों से छुड़ाया और शैतानी पंथ के हमलावरों से लड़ा। अगले 6 दिन वे साथ लाई चीजों के सहारे प्रकृति में रहे। जांचकर्ताओं ने उस जगह का रुख किया जहां से दोनों का अपहरण किया गया था और वहां कई अहम सबूत मिले, एक फावड़ा, रस्सी, कपड़े और डक्ट टेप। लेकिन जब इस सबूत का विश्लेषण हुआ तो जांचकर्ताओं को कुछ अजीब लगा। ये सब जूलियन बुचवाल्ड की थी। यहीं से अपहरण, पंथों और शादी की कहानी की परतें उतरने लगती हैं। पूछताछ के दौरान कथित पीड़िता ने बताया कि वे असली खतरे में नहीं थीं। असल में ये जूलियन ही था जो अपहरण के पीछे था। ये उसकी चाल थी जिससे वो प्रेमिका को प्रभावित कर जल्दी शादी के लिए दबाव बना सके, खुद को बहादुर योद्धा बताकर। हालांकि उनकी शादी करने की योजना थी, कैरोलिन ने जोर दिया कि वे इंतजार करें क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। जूलियन अपने रिश्ते को मुकम्मल करने के लिए तीव्र भावनात्मक माहौल पर निर्भर था। अगस्त 2009 में जूलियन बुचवाल्ड को अपहरण के लिए दोषी करार देकर 7 साल 3 महीने और कानून से बचने की कोशिश करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा मिली। नंबर 9। ये 12 दिसंबर 1997 की बात है, जब 6 लोग कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में माटेओ स्ट्रीट पर डनबार आर्मर्ड फैसिलिटी के बाहर इकट्ठा हुए थे। वे अलग कपड़ों में, स्की मास्क और भारी हथियारों के साथ थे। वे अंदर गए, अधिकतर सुरक्षा कैमरों से बचते हुए स्टाफ कैफेटेरिया में इंतजार करने लगे। उन्हें पता था
कि गार्ड्स रात 12:30 बजे लंच ब्रेक लेंगे, जिससे लुटेरों को उन पर बिना अलार्म बजाए घात लगाकर हमला करने का मौका मिल गया। वो शुक्रवार था, यानी जिस तिजोरी में बड़ी मात्रा में नकदी रखी थी वो खुली रहती थी, जिससे बड़ी रकम को जल्दी से ट्रांसफर किया जा सकता था। 6 चोरों ने दोनों गार्ड्स को काबू में कर लिया और उन्हें डक्ट टेप से बांध दिया। इस पूरी घटना के दौरान एक भी गोली नहीं चलाई गई, जो जानबूझकर किया गया था ताकि लुटेरे किसी का ध्यान न खींचे। अगले 30 मिनट तक यह समूह व्यवस्थित तरीके से बाहर खड़े यू-हॉल ट्रक में सामान भरता रहा और अंत में उन्होंने लगभग $19 मिलियन जमा कर लिए, जो आज के हिसाब से करीब $40 मिलियन होते हैं। मुखौटा पहने हुए लोगों ने भागकर अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी नकद डकैती को अंजाम दिया, जब तक कि 2024 के ईस्टर संडे की डकैती ने यह खिताब अपने नाम नहीं कर लिया। उन्होंने न सबूत छोड़ा न पीड़ित, जिससे यह घटना आपराधिक उत्कृष्ट कृति मानी गई। डनबर के कर्मचारी भी बाकी लोगों की तरह अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि इतनी पेशेवर योजना के पीछे कौन है। ये केवल 2 साल बाद ही पता चल पाया कि सबसे प्रसिद्ध डकैतियों में से एक का मामला सुलझ गया था और मुख्य अपराधी ऐसा व्यक्ति निकला जिसके किसी ने शायद ही उम्मीद की थी। एक साधारण आदमी ने रियल एस्टेट ब्रोकर को करेंसी स्ट्रैप में बंधी नकदी दी, जिससे घटनाओं की ऐसी श्रृंखला शुरू हुई जिसने 6 डकैतों की सजा और अप्रत्याशित मास्टरमाइंड की पहचान कराई। यूजिन लैमरहिल को ब्रोकर के पुलिस से संपर्क करने पर गिरफ्तार किया गया। उसने तुरंत अपराध कबूल कर लिया और बाकी डकैतों का भी नाम लिया। लाइनअप में कॉम्पटन में जन्मे एलन पेस द थर्ड थे, जो डनबार आर्मर्ड फैसिलिटी के पूर्व कर्मचारी थे। आगे की जांच में पता चला कि डकैती होने से ठीक पहले पेस को वहां से उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था। हालांकि नौकरी छोड़ने से पहले उसने हर कमजोर बिंदु, फ्लोर प्लान, रूटीन और हर एक कैमरे की लोकेशन को डॉक्यूमेंट किया था। फिर उसने अपने बचपन के 5 दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें इस बड़े पैमाने की डकैती को अंजाम देने के लिए जरूरी सारी जानकारी और साधन मुहैया कराए। डकैती की रात 6 लोग एक हाउस पार्टी में मिले, जहां उनके लिए अलिबी बनाया गया। बैंक पहुंचने पर पेस ने अपनी चाबियां दिखाई, जो अब तक उसके पास ही थी, जिससे चोरों को बैंक में घुसने की अनुमति मिल गई। उसने सुरक्षा कैमरों की टाइमिंग का हिसाब लगाया था और यह तय कर लिया था कि कैसे हर एक कैमरे से सावधानीपूर्वक बचा जा सकता है। सब कुछ होने के बाद पेस ने सुरक्षा के लिए सभी रिकॉर्डिंग डिवाइस हटा दिए और वे सभी हाउस पार्टी में लौटकर अपना अलिबी मजबूत कर लिया। नंबर 8। 19 अप्रैल 1995 को ओक्लाहोमा सिटी के डाउनटाउन में ऑल्फ्रेड पी मुराहा फेडरल बिल्डिंग पर धमाका हुआ। इस फेडरल परिसर में सामाजिक सुरक्षा प्रशासन, अमेरिकी आवास विभाग, संयुक्त राज्य सीक्रेट सर्विस और अन्य केंद्र थे। इसका उपयोग ऐसा था कि ये इमारत लगभग हमेशा लोगों से भरी रहती थी। इमारत के अंदर से हुए धमाके से इमारत की दीवारें हिल गईं और 1/3 हिस्सा तबाह हो गया, जिससे कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। जांच में जल्द ही साफ हुआ कि यह जानबूझकर किया गया हमला था, लेकिन इसके पीछे कौन था किसी को नहीं पता था। घटना के तुरंत बाद बचावकर्मी मलबा हटाने लगे, जिससे बचे हुए लोग और दुखद जनहानि सामने आई। बचावकर्मी मलबे से 684 घायल लोगों और लगभग 200 शवों को बाहर निकालेंगे। ओक्लाहोमा सिटी हमला अमेरिका में सरकार के खिलाफ सबसे घातक घरेलू आतंकी घटना माना जाता है। जब विस्फोट पीड़ितों की मदद, मलबा हटाने और दोषियों का पता लगाने के अभियान चल रहे थे, तभी शहर के दूसरी ओर ट्रूपर चार्ली हैंगर अपनी गश्त पर थे जब उन्हें ये कॉल मिली। उन्हें बचाव कार्य के लिए फेडरल बिल्डिंग भेजा गया, लेकिन तुरंत वापस बुला लिया गया और अपने सामान्य काम में रहने को कहा गया। कुछ देर बाद चार्ली ने बिना रजिस्ट्रेशन टैग वाली पीली मरकरी कार देखी। उन्होंने वाहन रोका। भले ही यह सिर्फ रजिस्ट्रेशन टैग के बिना एक सामान्य ट्रैफिक चेक था, चार्ली को अंदर से कुछ गड़बड़ लगा। मरकरी के पास जाने के बजाय उन्होंने पीछे रहकर ड्राइवर को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहा। गल्फ वॉर वेटरन टिमोथी मैक्री ने बताया कि उनके पास हथियार हैं, जिसे चार्ली ने उनकी जैकेट में छुपा देखा। मैक्वे ने अधिकारी को यह भी बताया कि हथियार लोडेड है। ट्रूपर ने मैक्वे को हथकड़ी लगाकर तलाशी ली, जिसमें एक अतिरिक्त मैगजीन, धारदार ब्लेड, नोट सहित बिजनेस कार्ड और .45 कैलिबर की क्लॉक पिस्टल ब्लैक टैलन राउंड से लोडेड मिली।
चार्ली ने उसे हथियार छुपाने के आरोप में जेल भेजा। एल्फ्रेड पी मुरा फेडरल बिल्डिंग में FBI को जंक्शन सिटी कंसास से किराए का बॉक्स ट्रक मिला। जांचकर्ताओं ने रेंटल एजेंसी से संपर्क कर पुलिस कलाकार से रॉबर्ट क्लिंग नाम से ट्रक किराए पर लेने आए व्यक्ति का स्केच बनवाया। यह स्केच कई लोगों को दिखाया गया, जिन्होंने रॉबर्ट क्लिंग को टिमोथी मैकवे बताया। ये वही टिमोथी मैकवे था जिसे ट्रूपर चार्ली हैंगर ने 2 दिन पहले पकड़ा था। FBI का मुख्य संदिग्ध जो इस हमले में शामिल था, एक सामान्य ट्रैफिक चेक के चलते पहले से ही जेल में था। चार्ली को मैकवी के पास से जो विजिटिंग कार्ड मिला था वो एक अहम सबूत बन गया। ये मिलिट्री सरप्लस स्टोर से आया था और कार्ड के पीछे लिखा था, हमें और TNT चाहिए। Her stick does dollars। नंबर 7। 2012 में ओमाहा नेब्रास्का के 37 वर्षीय मैकेनिक डेव क्रूपा अपनी पत्नी से अलग होने के बाद दोबारा डेटिंग करना चाहते थे। डेव डेटिंग का आनंद ले रहे थे और एक समय में कई महिलाओं से मिलते थे। उन्हें अच्छा साधारण इंसान माना जाता था जो साथी ढूंढ रहे थे। उन्हें ऐसा साथ शैनल लिज गोयलर के साथ मिला जिनसे वो बस हल्के फुल्के तौर पर मिल रहे थे। लिज उस समय एक वेट्रेस के रूप में काम कर रही थी और एक बच्चे की मां थी। जो लोग उन्हें जानते थे उन्होंने उन्हें मिलनसार, प्रतिस्पर्धी और जलन रखने वाली बताया। 37 साल की कैरी फार्वर के आते ही लिज का असली स्वभाव सामने आने लगा। कैरी एक समझदार सिंगल मदर थी जो आयोवा में पोटावाटामी काउंटी ट्रेजरर के ऑफिस में काम करती थीं। कैरी को लोगों ने देखभाल करने वाली, खुश मिजाज और जिम्मेदार बताया। डेव ने दोनों महिलाओं को साफ कहा था कि वह सिर्फ कैजुअल रिलेशन चाहते हैं, गंभीर कुछ नहीं। कैरी और लिज दोनों एक दूसरे के बारे में जानती थी और इस बात से वाकिफ थी कि वे एक लव ट्रायंगल की स्थिति में फंस गई हैं। वे कभी कभी डेव के अपार्टमेंट में मिल जाती थीं, जब एक जा रही होती और दूसरी पहुंचती थी। 14 दिसंबर 2012 की सुबह कैरी ने डेव से आखिरी बार मुलाकात की। उसके बाद वह उसके अपार्टमेंट से निकलकर अचानक मिलना बंद कर गई। शुरुआत में कैरी के परिवार को भी उससे कोई खबर मिलनी बंद हो गई और वे परेशान हो गए। लेकिन दिन के अंत तक उन्हें जवाब मिलने लगे, जिससे उनकी चिंता और भी बढ़ गई। जो जवाब मिले वे कैरी के स्वभाव के उलट थे। उसने उन्हें बताया कि वो किसी दूसरे राज्य में जा रही है और अब वो ना तो उनसे और ना ही अपने बेटे से कोई संपर्क रखना चाहती है। डेव को भी ऐसा ही संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि वो एक नई नौकरी शुरू करने के लिए कैंसस जा रही है और उसे थोड़ी दूरी चाहिए। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही संदेशों का लहजा बदल गया। उसके संदेश आक्रामक, आरोप लगाने वाले और धमकी भरे थे। 3 साल तक लगातार यह संदेश आते रहे, यहाँ तक कि लिज के साथ रिश्ता आधिकारिक होने पर भी लिज को परेशानियां झेलनी पड़ी। संदेशों में बताया गया कि कैरी उन्हें देख रही है और उनके निजी जीवन के खास विवरण दिए गए, जिससे लगा कि उनका पीछा हो रहा है। इन घटनाओं का परिणाम डेव और लिज द्वारा कैरी के खिलाफ 2 रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेने पर हुआ, जिसे 2015 तक भी उसके किसी अपने ने नहीं देखा। उसके परिवार की उसकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं और यह शक कि क्या वाकई वे टेक्स्ट और ईमेल उसी की तरफ से आ रहे थे, इस मामले की दोबारा जांच का कारण बनी। ओमाहा पुलिस के जासूसों ने डेव और लीज पर ध्यान दिया क्योंकि वे दोनों उत्पीड़न का शिकार थे। डेव को तुरंत ही क्लीन चिट मिली, लेकिन लिज पर ज्यादा ध्यान गया। जांचकर्ताओं को लिज ने कैरी की लिखी चिट्ठी दिखाई और दावा किया कि कैरी ने उसका घर जलाया। फिर उन्होंने डिजिटल सुरागों की जांच शुरू की। IP एड्रेस से जासूसों ने पता लगाया कि ये संदेश ओमाहा के लोकल वाईफाई स्पॉट्स जैसे लाइब्रेरी और व्यापारिक जगहों से भेजे गए थे। जांचकर्ताओं ने पता लगाया कि इन जगहों पर केस से जुड़ा वही व्यक्ति बार बार जाता था और वह कैरी नहीं थी। लिज गोयलर असल में उत्पीड़न की शिकार नहीं थी, बल्कि वह खुद इसके पीछे थी। उसका iPad जब्त करने के बाद पुलिस ने एक काफी जटिल साजिश का खुलासा किया, साथ ही हत्या के सबूत भी पाए। iPad के सबूतों से जासूसों ने पता लगाया कि कैरी अब जीवित नहीं थी। लिज ने जलन में उसकी जान ली और सबको भ्रमित करने के लिए उसकी पहचान अपना ली। गिरफ्तारी और पूछताछ में महिला ने सब कबूल किया और कहा कि उसने ये सब
डेव को दुष्ट कैरी से बचाने के लिए किया। 2017 में कैरी के गायब होने के 5 साल बाद लिस को प्रथम श्रेणी की हत्या का दोषी ठहराया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दुर्भाग्यवश कैरी नहीं मिली, लेकिन जासूसों ने बिना शव के भी उसके परिवार को सच साबित कर दिया, जो शुरू से जानते थे कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। नंबर 6, बगदाद में इराक का एक प्रमुख वाणिज्यिक बैंक इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैतियों में शामिल रहा। यह दर एस सलाम इन्वेस्टमेंट बैंक था, जो एक बड़े पैमाने की डकैती का निशाना बना, जिससे 282 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 220 मिलियन इराकी दिनार का नुकसान हुआ। उस समय इसकी कीमत लगभग $1,73,000 थी। ये 11 जुलाई 2007 को इराकी गृह युद्ध के दौरान था, जब इस पूरी डकैती का पता चला, जिससे कई अनसुलझे सवाल और कानूनी कार्रवाई की कमी रह गई। उस सुबह दार एस सलाम बैंक के प्रबंधक रोज की तरह तिजोरी में गए। ये सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया थी। हैरानी की बात यह थी कि बैंक का खजाना पूरी तरह खाली था। 282 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 220 मिलियन इराकी दिनार गायब थे। सब कुछ गायब था। इराकी पुलिस के संसाधन और पहुंच चल रहे युद्ध पर केंद्रित होने के कारण इस परेशान कर देने वाली घटना की जांच के लिए बहुत कम किया गया। जिन लोगों ने इस मामले की जांच की, उन्होंने अपराध के एक स्पष्ट लेकिन फिर भी चौंकाने वाले पहलू की ओर इशारा किया। यह अंदरूनी लोगों का काम था। 3 सुरक्षा गार्ड जब कुछ दिनों तक नहीं आए, तो साफ हुआ कि वे इस डकैती में शामिल थे। रात की शांति और अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से डकैती को अंजाम दिया और बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। जब पूरी दुनिया उस समय हो रही सांप्रदायिक हिंसा पर ध्यान केंद्रित किए हुए थी, 3 लोग, जिनके पास दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बैंकों में से एक के कोड और चाबियां थीं, उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैतियों में से एक को अंजाम दिया। उन्होंने न विस्फोटक, न सेंधमारी के औजार, न जटिल योजना या बैंक डकैती का विशेष ज्ञान इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ सही समय का चुनाव, अंदरूनी कामकाज की जानकारी और दबाव में काम कर रही पुलिस फोर्स का फायदा उठाया। उन्हें बगदाद के किसी चेक पॉइंट पर नहीं रोका गया, इसलिए शक है कि वे बड़ी साजिश से जुड़े हैं और शायद मिलिशिया से संबंध रखते हैं, जिन्होंने उन्हें पैसे लेकर बगदाद छोड़ने और सिस्टम से गायब होने दिया। इस सच्चे अपराध मामले का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को कभी पकड़ा नहीं गया। फिर भी समय के साथ पैसे का एक बड़ा हिस्सा दोबारा सामने आ गया। नंबर 5, हिदर क्वान और रयान वॉलर लगभग 8 महीने से डेटिंग कर रहे थे जब उन्होंने साथ में रहने का फैसला किया और फिनिक्स एरिजोना में एलिशिया नाम की एक और रूममेट के साथ एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। ये 2006 था और रयान ने अभी अभी अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी, जबकि हीदर कॉलेज में अपनी डिग्री हासिल करने की प्रक्रिया में थी। हर लिहाज से उनका रिश्ता सामान्य ही लगता था। वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूबे हुए थे और सब कुछ ठीक चलता हुआ लग रहा था। इसी वजह से जो भी उस जोड़े को जानता था वो तब हैरान रह गया जब क्रिसमस के दिन पुलिस अधिकारियों ने उनके अपार्टमेंट को घेर लिया, क्योंकि चिंतित परिवार के सदस्यों को उस दिन दोनों में से किसी से भी कोई खबर नहीं मिली थी। अधिकारियों ने जब अपार्टमेंट में प्रवेश किया तो पाया कि हीदर एक घातक हमले की शिकार हो चुकी थी, जबकि रयान, जिसकी एक आंख काली पड़ गई थी, अपार्टमेंट में सामान्य रूप से घूम रहा था। उसे इस दुखद हमले का आरोपी मानकर गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले जाया गया, लेकिन रयान को उस दिन क्या हुआ था इसका ज्यादा कुछ याद नहीं था। जांचकर्ताओं ने मान लिया कि रयान और उसकी साथी के बीच किसी तरह का घरेलू विवाद हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते शारीरिक झगड़े में बदल गया और वह जानलेवा साबित हुआ। रयान को 4 घंटे पुलिस गाड़ी में और 2 घंटे पूछताछ में बिताने पड़े। रयान की गिरफ्तारी के 6 घंटे बाद जांचकर्ताओं को पता चला कि उसकी आंख पर पड़ा काला निशान किसी पीड़िता द्वारा आत्मरक्षा में किए गए वार का नतीजा नहीं था। मेडिकल असिस्टेंट्स स्टेशन पर पहुंचे और चोट की जांच की। पता चला कि रयान पर गोली चली। एक गोली उसकी बाईं आंख में घुसकर दिमाग को प्रभावित कर रही थी, लेकिन वो बच गया। अपनी हालत के बावजूद अस्पताल ले जाने से पहले वह उन हमलावरों का नाम बता सका जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या की और उसे गंभीर दौरे की समस्या के साथ छोड़ दिया। उसने अपराधियों को अपने पूर्व रूममेट रिची कार्वर और उसके पिता लैरी बताया। रयान पर पहले गोली चली, फिर कार्वर अगले कमरे में जाकर सोफे पर आराम कर रही हीदर की जान ले ली।
फिर पिता पुत्र ने घर में चोरी कर गिटार और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान ले गए जो कभी नहीं मिले। अपराधियों को नहीं पता था कि रयान वालर हमले के आफ्टर इतने समय तक जीवित रहा कि उनकी पहचान कर सका और आखिरकार उनकी गिरफ्तारी का गवाह भी बना। नंबर 4, ये यूनिट 7 थी हीथ्रो इंटरनेशनल ट्रेडिंग एस्टेट में वेस्ट लंदन इंग्लैंड में, जो ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी और कुख्यात डकैतियों में से एक की जगह बनने वाली थी। आम दिखने वाला ये वेयरहाउस जो कई यूनिट्स के बीच छुपा था, असल में कीमती धातुओं का मुख्य केंद्र था। यूनिट 7 का संचालन ब्रिंक्समैट द्वारा किया जाता था। यह एक संयुक्त उद्यम था जो प्रसिद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा संस्था ब्रिंक्स और लंदन स्थित मैट ट्रांसपोर्ट की साझेदारी से बना था। इस संयुक्त प्रयास का उद्देश्य भीतर रखी गई कीमती संपत्तियों के लिए अधिकतम सुरक्षा प्रदान करना था। गोदाम को जॉनसन मैथी बैंकर्स लिमिटेड के कीमती धातुओं के सिल्ले रखने के लिए बनाया गया था, जो एक प्रतिष्ठित वित्तीय संस्था है और कीमती धातुओं के व्यापार में अनुभवी है। इतनी कीमती धातुओं के सिल्लों की मौजूदगी ने इस स्थान को किसी भी बड़े डकैती की साजिश रचने वालों के लिए एक स्पष्ट और आकर्षक निशाना बना दिया था। मौजूदा सुरक्षा उपायों से उम्मीद थी कि वे अपराधियों को रोकने के लिए काफी होंगे, लेकिन जैसा कि इतिहास जल्द ही दिखाएगा, कभी कभी सबसे सावधानी पूर्वक तैयार की गई सुरक्षा भी भेदी जा सकती है। 26 नवंबर 1983 को सुबह 6:40 बजे 6 नकाबपोश और हथियारबंद डाकू बिना किसी चेतावनी के वेयरहाउस में घुस आए। रोजमर्रा के काम में लगे स्टाफ अचानक अपराधियों को देखकर हैरान रह गए। गैंग ने सुनियोजित तरीके से काम किया। उन्होंने साफ तौर पर इस हमले की योजना बनाने में समय लिया था। उन्होंने संस्थान में पेट्रोल छिड़ककर फर्श भिगो दिया और धमकी दी कि अगर स्टाफ ने वॉल्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बताया तो वे आग लगा देंगे और सबको अंदर फंसा देंगे। दबाव इतना था कि कर्मचारियों के पास मानने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। शुरुआत में माना गया कि अपराधी का मकसद वॉल्ट में रखे 10 लाख पाउंड के स्पेनिश पेसेटा पाना था। हालांकि जब वॉल्ट के दरवाजे खुले तो लुटेरों के सामने एक अप्रत्याशित दृश्य आया। 3 टन शुद्ध सोने की ईंटें, जिन्हें वहां केवल थोड़े समय के लिए ही रखा जाना था। वहां 6800 सोने की ईंटें रात भर गोदाम में रखी थीं और हर ईंट खुद में एक छोटी दौलत थी। इस विशाल खेप को जल्द ही हांगकांग भेजा जाना था। तिजोरी खुलने के बाद मची अफरा तफरी में चोरों ने तेजी और सुनियोजित ढंग से काम किया। उन्होंने सिर्फ स्पेनिश पेसेटा की नकदी और सोने की ईंटें ही नहीं, बल्कि प्लैटिनम, असाधारण 1000 कैरेट के हीरे और $2.5 लाख के ट्रैवलर चेक भी अपनी गाड़ियों में लाद लिए। उस गिरोह की लूट उस समय चौंका देने वाली 26 मिलियन पाउंड थी, जो आज के हिसाब से लगभग 290 मिलियन पाउंड के बराबर होगी। सब कुछ होने के बाद जब आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंची तो सबसे बड़ा सवाल था कि लुटेरे कड़ी सुरक्षा को कैसे पार कर गए। इस सवाल का जवाब पहले से ही नाटकीय इस कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ जोड़ने वाला था। पता चला कि गोदाम में तैनात सुरक्षा गार्ड इस डकैती में शामिल था। गार्ड एंथनी ब्लैक ने चोरों को अंदर आने और भारी माल के साथ भागने में मदद की थी। अन्य किसी भी कर्मचारी ने कभी इस विश्वासघात की कल्पना भी नहीं की थी। उनके लिए ब्लैक सिर्फ एक और सुरक्षा गार्ड था। लेकिन ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक में जो भूमिका उन्होंने निभाई, उसके लिए ब्लैक को डकैती के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई गई। नंबर 3, अस्पतालों व चिकित्सा केंद्रों में मरीजों की मृत्यु सामान्य मानी जाती है। बीमारी जानलेवा हो सकती है, घाव गंभीर हो सकते हैं और कभी-कभी ऑपरेशन असफल हो जाते हैं। इन अस्पतालों में मरीजों की मौत को अक्सर सामान्य माना जाता है, खासकर जब कोई सबूत न हो। हालांकि 1988 और 2003 के बीच न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया के मेडिकल सेंटर्स में मृत्यु दर बढ़ती जा रही थी। बीमारियों से मरने वाले मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई, जबकि कुछ पहले से ठीक हो रहे थे। इन मौतों से अस्पताल स्टाफ दुखी और हैरान था, लेकिन प्राकृतिक कारण लिखे होने से यही माना गया कि सब कुछ सामान्य था। कुछ लोग मानते थे कि कुछ और भी डरावना हो रहा है। ये चिंताएं 2003 में सोमरसेट मेडिकल सेंटर में चरम पर पहुंच गई। यहां एक नर्स चार्ल्स कैलन ने हाल ही में नौकरी शुरू की थी। वह 16 साल से इस पेशे में था और 9 अस्पतालों में काम कर चुका था। उसे अभी अभी सेक्रेड हार्ट में अपनी नौकरी से निकाला गया था और वह
सोमरसेट काउंटी में आ गया था, जहां उसे मेडिकल सेंटर में नौकरी मिल गई थी। उस साल संस्थान के कर्मचारी परेशान हो गए जब उन्होंने देखा कि नर्सों में से एक के हाथों दवाइयां गलत तरीके से दी जा रही थी। इसके बाद अस्पताल में एक समीक्षा की गई और यह पता चला कि दवाइयों के अनुचित प्रशासन के कारण कई मरीजों की मृत्यु हो गई थी। तब तक अनुमान था कि संख्या करीब दर्जन भर थी। इस जांच के केंद्र में कलेन नए नर्स थे। जांच में वो सामने आएगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। नर्स जानबूझकर मरीजों को गलत मात्रा और गलत दवाइयां दे रहे थे, जिससे दर्जन भर से ज्यादा लोगों की जान चली गई। उसके अपराध इससे कहीं बढ़कर थे। प्रयास शुरू होने के 2 महीने बाद कलन, जिसे जांच का पता नहीं था, अपने दोस्त और सहकर्मी एमी लॉफ्रान के साथ डिनर पर गया। एमी ने डिनर के दौरान छिपा हुआ माइक्रोफोन लगाया था, जिससे जांचकर्ता बातचीत सुन सके और बाद में यह इकबाले जुर्म बन गई। उस रात कलन ने एमी को बताया कि उसने अलग अलग दवाओं की घातक मात्रा का इस्तेमाल करके 40 लोगों तक की जान ले ली थी। पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क की 9 मेडिकल सुविधाओं में, जहां वह पहले काम कर चुका था, पिछले वर्षों में सभी जगहों पर मृत्यु दर में अजीब बढ़ोतरी हुई थी। इन अस्पतालों को पता भी नहीं था कि उन्हीं के एक कर्मचारी उस उछाल के पीछे मुख्य वजह बन गए थे। कुल्लेन गिरफ्तार हुआ और उसने 29 प्रथम श्रेणी हत्याओं व 5 हत्या के प्रयासों में दोषी होना स्वीकार किया। शोधकर्ताओं के अनुसार वह नर्स 400 मामलों की जिम्मेदार थी, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड्स की कमी से अधिकतर मामलों की पुष्टि नहीं हो सकी। नंबर 2। 11 अप्रैल 1994 को पुलिस को चीन के हुबेई प्रांत के लुचोंग गांव में स्थित एक तालाब पर बुलाया गया। निवासियों ने पानी में आकृति तैरती देखी। अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि ये एक शव था। शव को पानी से निकालकर पता चला कि वो महिला थी। उसने पीली ऊनी बनियान, केसरिया शर्ट, काले लेगिंग्स, नीले शॉर्ट्स और बैंगनी जूते पहने थे। उसकी उम्र लगभग 30 साल आंकी गई थी। पोस्टमार्टम से पता चला कि अज्ञात महिला पर हमला हुआ था और उसके शरीर पर कई घाव थे। उसकी मृत्यु 2 महीने पहले हुई मानी जा रही थी। अधिकारियों ने महिला की पहचान के लिए गांव में सूचना भेजी और जिन लोगों ने अपनी महिला रिश्तेदारों के लापता होने की सूचना दी थी से संपर्क किया। ज्यादा समय नहीं लगा कि एक महिला सामने आ गई। उन्होंने अपनी बेटी झांग जायू के लापता होने की रिपोर्ट की थी, क्योंकि काफी समय से उसका कोई पता नहीं चला था। उन्होंने बताया कि झांग उस साल जनवरी के अंत में गायब हो गई थी। वो 29 साल की थी और उसकी लंबाई लगभग 115 सेंटीमीटर थी। परिवार ने बताया कि उसका चेहरा गोल था, बाल छोटे थे और नाक ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी। वो फैशनेबल कपड़े पहनती थी। ये विवरण अज्ञात अवशेषों से मेल खाता था, जिससे पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि जो शव उन्हें मिला था वो वास्तव में लापता झांग जियू का ही था। इसके बाद जांचकर्ताओं ने झांग के पति शाओ जायू पर ध्यान दिया। उनके अनुसार झांग मानसिक बीमारी से जूझ रही थीं, जो उनके तनावपूर्ण काम का नतीजा था। उन्होंने बताया कि दोनों में झगड़ा हुआ था, फिर झांग घर से चली गई। हालांकि जासूसों ने शाओ की बात पर विश्वास नहीं किया, जो बार बार अपनी पत्नी की मौत में शामिल होने से इनकार करते रहे। उन्होंने यहाँ तक सुझाव दिया कि शव की पहचान गलत हुई है और जोर देकर कहा कि झांग अभी भी जिंदा है। शाओ को गिरफ्तार कर 10 दिन बेरहमी से पूछताछ की गई, जिसमें उन्हें गंभीर क्रूरता झेलनी पड़ी और आखिरकार उन्होंने कबूलनामा कर लिया। 4 अलग अलग कहानियों, एक लंबी सुनवाई और गांव के लोगों के पत्रों में शाओ को झगड़ालू शराबी बताने के बाद उस व्यक्ति को सजा सुनाई गई। 11 वर्षों तक शाओ को एक हत्यारा पागल कहकर जेल में रखा गया। फिर मार्च 2005 में अप्रत्याशित घटना घटी। झांग जायू, वो पीड़ित जिसे मृत घोषित कर दिया गया था, गांव में दिखाई दिए। महिला ने बताया कि मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद वो घर से भाग गईं और बाद में शानडोंग में एक आदमी से मिली, जिससे उन्होंने शादी की और एक बेटा हुआ। वो ऐसी जिंदगी जीने लगी जिसका लुचांग में किसी को पता नहीं था। उनकी अचानक वापसी से शॉ को रिहाई मिली, जबकि शॉ को एक न हुए अपराध का दोषी ठहराया गया। पीड़िता जिंदा थी, इसलिए वो अपराध का दोषी नहीं हो सकता था। हालांकि इस घटना के कारण अंततः गलत पहचान की गई लाश के मामले को फिर से खोला गया, जिसकी पहचान एक बार फिर अज्ञात थी और जिसका अपराधी अब तक पकड़ा नहीं गया है। नंबर 1। तांदिया टेडलॉक
और क्लैरेंस ह्यूजेस कई सालों की जान पहचान के बाद उन्होंने न्यू ऑरलियंस में, जहां वे रह रहे थे, शादी की। बच्चा होने के बाद वे तीनों टुल्सा, ओक्लाहोमा चले गए और सामान्य जिंदगी जीने लगे। 1990 के अप्रैल में 20 वर्षीय तान्या रोज के काम कर रही थी, तभी एक ड्राइवर ने उन्हें टक्कर मार दी। ड्राइवर के मौके से भाग जाने के बाद तान्या को सड़क के किनारे बेहोश हालत में पाया गया। उन्हें ओक्लाहोमा सिटी के अस्पताल ले जाया गया, जहां मामूली हिट एंड रन की जांच शुरू हुई। लेकिन मामला जटिल साजिश में बदल गया, क्योंकि तान्या और क्लैरेंस वैसे नहीं थे जैसा लोग सोचते थे। जब पुलिस हिट एंड रन के पीछे किसका हाथ था, इसका पता लगाने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान तान्या ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस को एक सहकर्मी के जरिए क्लैरेंस के बारे में चिंता जताई गई, जिसे लगता था कि क्लैरेंस के बारे में कुछ गड़बड़ है। इन चिंताओं ने अधिकारियों को सतर्क कर दिया और उन्होंने विधुर पति पर और करीब से ध्यान देना शुरू कर दिया। तान्या ह्यूजेस के दफनाए जाने के बाद उन्होंने देखा कि क्लैरेंस ने उन 2 बीमा पॉलिसियों का दावा करने की कोशिश की जो कुछ महीने पहले ही तान्या के नाम पर ली गई थी। इस दौरान उसने 3 सोशल सिक्योरिटी नंबर इस्तेमाल किए। 2 नंबर फर्जी पाए गए और एक नंबर एक भगोड़े फ्रैंकलिन फ्लॉयड का निकला। फ्लॉयड जॉर्जिया का दोषी अपराधी था जो 1973 से फरार था, जब उसने पेट्रोल पंप से युवती के अपहरण की कोशिश की थी। जमानत पर छूटने के बाद से वो लगातार फरार था, झूठी पहचानें इस्तेमाल कर रहा था और कानून से बचता फिर रहा था। जल्द ही पुष्टि हुई कि क्लैरेंस ह्यूजेस असल में फ्रैंकलिन फ्लॉयड था और FBI को इस मामले में शामिल किया गया। अगले कई महीनों के दौरान जांचकर्ता अपराधी की जिंदगी के हर पहलू की गहराई से जांच करेंगे और कुछ वाकई डरावना खुलासा करेंगे। उन्हें तान्या की 1970 के दशक की बचपन की तस्वीरें मिली, जिनमें ज्यादातर में फ्लॉयड भी था, जो उससे बड़ा था। जल्द ही उन्हें पता चला कि तान्या उसका असली नाम नहीं था। असल में पीड़िता सुजैन मैरी सवाकिस थी, जो उस महिला की बेटी थी जिससे अपराधी ने शादी की थी। फ्लॉयड ने सुजैन और उसके तीनों भाई बहनों का तब अपहरण किया था जब उनकी मां 1 महीने जेल में थी। उसने बच्चों की परवरिश की, वे अलग हो गए। सिर्फ सुजैन फ्लॉयड के नियंत्रण में रही जब तक वह शादी के लायक नहीं हुई। उसने सुजैन से हाई स्कूल में शेरॉन मार्शल नाम अपनाने को कहा, जो टुल्सा जाकर तान्या टेडलॉक हो गया। तान्या असल में लापता सुजैन मैरी सवाकिस थी, जो अपहरण की शिकार थी, और उसका पति वही था जिसने बचपन में उसका अपहरण किया था। वह वांछित भगोड़ा था और 2 हमलों, 2 अपहरणों व 1 हत्या में दोषी ठहराया गया था। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियोस से अपडेट रह सके।